रॉबर्ट कहते हैं एक बार डॉलर या पैसा संपत्ति या एसेट वाले कॉलम में अंदर जाए तो इसे कभी बाहर ना निकलने दें। इसके बारे में इस तरह से सोचें कि जब कोई डॉलर या पैसा आपकी संपत्ति या एसेट वाले कॉलम में जाता है तो वह आपका एम्प्लॉय बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक दिन में 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक काम कर सकता है। और रॉबर्ट इस चैप्टर में समझाना चाहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट अंतर यह है कि अमीर लोग विलासिता या लग्जरियस प्रोडक्ट सबसे अंत में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोगों में विलासिता या लग्जरियस प्रोडक्ट सबसे पहले खरीदने की हैबिट होती है। रॉबर्ट ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में ऐसा क्यों कहा है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, योर पेज रीडर चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र और आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित एक शानदार और लाइफ चेंजिंग बुक रिच डैड पुअर डैड बुक की शॉर्ट समरी और रिव्यू। यह बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए, इसके लिए मैंने इस बुक के चैप्टर नंबर 3 के कुछ अंश आपसे शेयर करना चाहूंगा, जिसे सुनकर आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि यह बुक आपके जीवन में पैसे के बारे में सोचने की दृष्टिकोण या एंगल को बदल कर रख देगी। इस लेसन में रॉबर्ट समझाना चाहते हैं कि अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि अन्य सभी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आपने रॉबर्ट कियोसाकी की अमीर बनने के बताए गए पहले और दूसरे सबक के वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि जब तक आप रॉबर्ट के अमीर डैडी बनने के लेसन के पहले और दूसरे वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको इस वीडियो में रॉबर्ट के बताए लेसन 3 को समझना मुश्किल रहेगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो दोनों वीडियो जरूर देखें। तो चलिए रॉबर्ट के लेसन नंबर 3 के वीडियो को शुरू करते हैं। इस लेसन का शीर्षक है अपने खुद के काम पर ध्यान कॉन्सेंट्रेट करें। 1974 में मैकडोनल्ड कंपनी के मालिक रे क्रॉक को टेक्सास सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी की MBA क्लास में लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया गया। रॉबर्ट का एक दोस्त जो वहां MBA का कोर्स कर रहा था, उसने भी वो लेक्चर सुना था। जब लेक्चर समाप्त हो गया तो MBA स्टूडेंट ने रे क्रॉक को उनके पसंदीदा बियर बार में बियर पीने की रिक्वेस्ट की, जिसे रे ने मान लिया। जब सभी बियर पी रहे थे तब रे ने सभी MBA स्टूडेंट से एक सवाल पूछा कि वो किस चीज का बिजनेस करते हैं। सभी स्टूडेंट इस सवाल का जवाब जानते थे, इसलिए सभी हंसने लगे, पर किसी ने उसका आंसर नहीं दिया। कुछ देर बाद एक स्टूडेंट ने रे के सवाल का जवाब दिया कि आप हैमबर्गर्स बेचने के बिजनेस में हैं। रे ने हंसते हुए कहा कि वे हैमबर्गर्स बेचने के बिजनेस में नहीं बल्कि रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं। वे जानते थे कि मैकडोनल्ड कंपनी की फ्रेंचाइजी के लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जो भी मैकडोनल्ड कंपनी की फ्रेंचाइजी खरीदता है तो फ्रेंचाइजी ओनर ही उस जमीन को खरीदने के लिए पेमेंट करता है। मैकडोनल्ड आज पूरी दुनिया में रियल एस्टेट का अकेला सबसे बड़ा मालिक है। मैकडोनल्ड आज पूरी दुनिया के सबसे महंगे चौराहों और स्ट्रीट कॉर्नर का ओनर है। रॉबर्ट के दोस्त ने इस सबक को अच्छे से समझ लिया था और उस पर अमल भी किया था। आज रॉबर्ट का वो दोस्त कई कार सर्विसिंग सेंटर के मालिक है, लेकिन उसका असली बिजनेस तो उन कार सर्विस सेंटर के नीचे के हिस्से के गैरेज का रियल एस्टेट है। पिछली वीडियो में हमने रॉबर्ट के एक सबक या लेसन के बारे में आपको बताया था कि अधिकतर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते। बड़ी कंपनीज में उनके मालिकों के यहाँ सैलरीज के लिए काम करते हैं, टैक्स देने के लिए गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और फिर बैंक के लिए काम करते हैं, जो उनके घर का मालिक बना रहता है जब तक कि होम लोन खत्म ना हो जाए। जबकि रॉबर्ट के अमीर डैडी और मैकडोनल्ड कंपनी के मालिक रे क्रॉक को पैसा बनाने का ये सीक्रेट पता था, जो कि अमीरों का एक सीक्रेट नंबर 3 है, जो कि है अपने काम पर फोकस करो। गरीबों और मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी में पैसों की समस्या इसलिए आती है क्योंकि वो जीवन भर दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कईयों के पास तो जीवन भर दूसरों के लिए कड़ी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं बच पाता। आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को एक अच्छी जॉब दिलाने के लिए तैयार करता है। उनकी जिंदगी उनकी सैलरी के आसपास घूमती रहती है।
वे लोग सैलरी पैकेज को बढ़ाने के लिए और हायर एजुकेशन हासिल करते हैं। वे अच्छे साइंटिस्ट, पुलिस अफसर, अच्छे कुक, अच्छे इंजीनियर्स बनने के लिए कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। उनकी ये हाई क्वालिटी एजुकेशन उन्हें अच्छी जॉब तो दिला देती है, लेकिन याद रहे वो जीवन भर पैसों के लिए काम करते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बड़ा फर्क है। जब रॉबर्ट लोगों से पूछते हैं कि आपका बिजनेस क्या है और वो जवाब देते हैं कि मैं बैंकर हूँ, इसके बाद रॉबर्ट उनसे पूछते हैं कि क्या वो बैंक के मालिक हैं, तो वो जवाब देते हैं नहीं नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। इस पूरे वार्तालाप से रॉबर्ट ये समझाना चाहते हैं कि अधिकतर लोग अपने प्रोफेशन को ही अपना बिजनेस समझ लेते हैं। उनका प्रोफेशन बैंकर का हो सकता है, लेकिन उनका खुद का बिजनेस कुछ भी नहीं है। रे क्रॉक इस प्रोफेशन और बिजनेस के बीच के फर्क को अच्छी तरह से जानते थे। उनका प्रोफेशन आज भी वही था, वो एक सेल्समैन थे। एक समय वो मिल्क शेक के लिए मिक्सचर मशीन बेचते थे और कुछ टाइम बाद वो हैमबर्गर की फ्रेंचाइजी बेचने लगे। लेकिन उनका बिजनेस इनकम जनरेट करने वाले रियल एस्टेट को इकट्ठा करना था। अधिकतर लोग किसी दूसरे के बिजनेस में ज्यादा ध्यान देते हैं और उन बिजनेस ओनर्स को अमीर बनाने में अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। अपने बिजनेस पर ध्यान देने का मतलब यह नहीं कि आप कोई नई कंपनी शुरू करें। आपके अपने बिजनेस का मतलब है अपने असेट वाले कॉलम को बढ़ाना या उस पर ध्यान केंद्रित करना। अपने काम पर ध्यान देने का मतलब यह है कि जैसा कि नियम नंबर 1 में बताया गया है कि असेट और लायबिलिटीज के अंतर को समझना, इनकम बढ़ाने वाले एसेट्स को आइडेंटिफाई करना और उस पर इन्वेस्ट करना, यही अमीर लोग करते हैं। प्रमोशन और हाई इनकम जॉब से आपको फाइनेंशियल सिक्योर बनने में आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप एक्स्ट्रा मनी का सही इस्तेमाल करेंगे, यानी इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स को खरीदना। ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास लोग फाइनेंशियली पुराने विचारों वाले होते हैं। वे लोग नियमों में किसी भी तरह का बदलाव पसंद नहीं करते। इसके पीछे का मुख्य कारण है उनके पास किसी भी तरह की फाइनेंशियल फाउंडेशन और नॉलेज नहीं होती। वे हमेशा नौकरी को सुरक्षित समझते हैं और उससे चिपके रहते हैं। वे लोग किसी भी तरह के रिस्क को लेना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसा करना ही सिखाया गया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने लगी तो काम करने के लिए कम एम्प्लॉयज की आवश्यकता पड़ने लगी, तो बहुत से लोगों की जॉब या तो चली गई, नहीं तो उनकी जॉब पर खतरा मंडराने लगा। जब अचानक जॉब खो देने की वजह से वे लोग मुसीबत में आए, तब उनको यह पता चला कि जिन चीजों को वो असेट मान रहे थे वे उनकी किसी भी तरह कोई मदद नहीं कर सकते। जिस घर, कार और अन्य महंगे प्रोडक्ट जिन्हें वह असेट मान रहे थे कुछ कमा कर नहीं दे रहे थे, बल्कि वह उनके लिए अब लायबिलिटीज बन गए थे, क्योंकि हर महीने वह उनकी जेब से पैसे खर्च करवा रहे थे। रॉबर्ट बताते हैं कि एक बार उन्हें लोन की आवश्यकता पड़ी और उस समय उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं दिख रही थी। इसलिए उन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी दिखाने के लिए असेट वाले कॉलम में अपने गोल्फ खेलने की स्टिक, उनकी पुरानी पेंटिंग का कलेक्शन, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, अरमानी के सूट, रिस्ट वॉच, शूज और अन्य चीजें भी जोड़ दी। लेकिन उनके बैंक की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि रॉबर्ट की रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा था। लोन एक्सेप्ट करने वाली कमेटी को यह पसंद नहीं आया कि रॉबर्ट अपार्टमेंट हाउसेस के किराए से इतना ज्यादा पैसा कैसे कमा रहे हैं। इसके अलावा बैंक को रॉबर्ट के पास अच्छी जॉब नहीं होने पर भी आपत्ति थी। बैंक कमेटी ने रॉबर्ट के पास अरमानी सूट, गोल्फ क्लब्स और महंगी पेंटिंग के कलेक्शन पे कोई आपत्ति नहीं जताई। कई बार आपको मुश्किल होती है जब आप कुछ अलग तरह से पैसे बनाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं हर बार चौंक जाता हूं जब मैं किसी के मुंह से सुनता हूं कि उनके पास 1 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं या 10 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं, लेकिन यह चीज कभी एक्यूरेट नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप अपने एसेट्स बेचना शुरू करते हैं तो उन पैसों पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि एसेट की जो रकम आपने सोची थी वो कम हो जाती है। इसके अलावा एसेट को बेचते समय अगर दाम कम मिलते हैं तो आपको नुकसान होता है। रॉबर्ट लोगों से कहते हैं कि अपने काम से काम रखना शुरू कर दें, यानी कि अपने बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करें। दिन की नौकरी करते रहें लेकिन असली एसेट को खरीदना शुरू कर दें। लायबिलिटी वाली चीजें खरीदने से बचें जिन्हें घर लाते ही उसकी रियल वैल्यू कुछ भी नहीं रहती। उदाहरण के लिए, जैसे ही आप एक न्यू कार घर पर लाते हैं तो उसकी वैल्यू उसी दिन उसी समय 25% कम हो जाती है
और बैंक भी उसे एसेट नहीं मानता, लेकिन आप इसे एसेट ना ही माने तो आपके लिए अच्छा है। दूसरी तरफ उनकी रियल एस्टेट खरीदने की रणनीति में छोटी प्रॉपर्टी में निवेश और उसको बेचकर उससे बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने की रहती थी। अमेरिका में लॉ है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं और उसी पैसे में कुछ और पैसे डालकर पहले से महंगी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। इस तरह से रॉबर्ट टैक्स के पैसे भी बचा लेते। इंडिया में प्रॉपर्टी टैक्स को कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स को अपनी संतानों के घर छोड़ने से पहले उन्हें यह सिखाने की जरूरत है ताकि वे समझ सके कि सच्ची संपत्ति या एसेट क्या है। इसके फलस्वरूप वे खुद को कर्ज की जीवन शैली में नहीं फंसने देते। रॉबर्ट कहते हैं कि रियल एसेट्स निम्न श्रेणियों में आते हैं। पहला, ऐसे बिजनेस जिसमें मुझे मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। मैं उस बिजनेस का मालिक अवश्य हूँ, लेकिन दूसरे लोग उस बिजनेस को मैनेज करते हैं या उस बिजनेस को चलाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर मुझे भी वहाँ काम करना पड़े तो यह बिजनेस नहीं होगा, यह हाई पेइंग जॉब बन जाएगी। दूसरा, शेयर्स में इन्वेस्ट करें। तीसरा, बॉन्ड। चौथा, इनकम जनरेट करने वाले रियल एस्टेट। पांचवा, नोट्स। छठा, बौद्धिक या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में निवेश यानी म्यूजिक, स्क्रीन प्ले और पेटेंट आदि से मिलने वाली रॉयल्टी। सातवां, कोई अन्य चीज जिसका प्राइस हो, जो इनकम जनरेट करके देती हो या जिसका प्राइस बढ़ता हो और जिसका तैयार मार्केट हो। रॉबर्ट कहते हैं कि उन एसेट को हासिल करें जिससे आप प्रेम करते हो। रॉबर्ट क्योंकि रियल एस्टेट में निवेश से प्रेम करते थे, इसलिए वे अपना ज्यादातर समय उसके बारे में सोचने और उसकी खरीदारी करने में बिताते थे। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप रियल एस्टेट को पसंद नहीं करते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। रॉबर्ट छोटी नई कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट को पसंद करते हैं क्योंकि वे खुद एक बिजनेसमैन हैं। कुछ लोग कम कैपिटल वाली कंपनीज के शेयर्स में निवेश से घबराते हैं, लेकिन रॉबर्ट इन्हें दौलत बनाने की जगह के रूप में देखते हैं। रॉबर्ट की स्ट्रेटजी एक साल में इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालने की होती है। दूसरी तरफ उनकी रियल एस्टेट की स्ट्रेटजी यह है कि छोटी शुरुआत करें और प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स में विलंब करते हुए उन्हें बेचकर ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी खरीदें और रियल एस्टेट को 7 साल से कम रखें। मरीन और जेरोक्स कंपनी के लिए काम करते समय भी रॉबर्ट ने अपने बिजनेस में ध्यान केंद्रित किया। रॉबर्ट अपने दिन की नौकरी करते रहे, लेकिन एसेट वाले कॉलम को रियल एस्टेट और छोटी कंपनियों के शेयर से बढ़ाते रहे। रॉबर्ट ने अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को जितना ज्यादा समझा, उतना ही उन्हें निवेश का एनालाइज करने और अपनी खुद की कंपनी खड़ी करने में मदद मिली। रॉबर्ट लोगों को नई कंपनी शुरू करने की एडवाइस नहीं देते थे जब तक कि उनमें सचमुच ऐसा करने की प्रबल इच्छा ना हो। अगर इच्छा नहीं है तो अपने दिन की नौकरी करते रहो और अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें। अपने एसेट वाले कॉलम को बढ़ाते रहें और उसे मजबूत बनाएं। जब आपका कैश फ्लो बढ़ जाए तो उससे लग्जरियस आइटम खरीदें, वो भी तब जब एसेट की इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा हो। जब एसेट लग्जरियस आइटम को खरीदने लायक अच्छी इनकम देने लगे तब ही आप उसे खरीदें। यही सही रणनीति रहेगी। अपने बिजनेस और प्रोफेशन के फर्क को समझें। रॉबर्ट द्वारा इस लेसन में सुझाई गई कुछ जरूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए। नंबर 1, फाइनेंशियली सिक्योर बनने के लिए हर व्यक्ति को अपने बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नंबर 2, अमीर लोग अपने एसेट वाले कॉलम पर फोकस करते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति अपने इनकम वाले कॉलम पर फोकस करते हैं। अमीर लोग लग्जरियस आइटम सबसे लास्ट में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लग्जरियस आइटम पैसा आते ही तुरंत खरीद लेते हैं। नंबर 4, फाइनेंशियल स्ट्रगल इस बात का सीधा परिणाम होता है कि लोग अपना पूरा जीवन किसी दूसरे की खातिर काम करने में बिता देते हैं। कई लोगों के पास तो अपने रिटायरमेंट के समय कुछ भी नहीं बचता। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके फाइनेंशियल नॉलेज में जरूर इजाफा हुआ होगा। अब मैं कुछ प्रश्नों को आपके लिए छोड़े जाता हूँ और इस वीडियो का समापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपका प्रोफेशन क्या है और आपका बिजनेस क्या है, इसमें फर्क क्या है? क्वेश्चन 2, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें इस वीडियो को देखने से पहले आपने अपनी एसेट लिस्ट में डाल रखा था? क्वेश्चन नंबर 3,
क्या आपके जीवन में भी ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने किसी दूसरे के लिए काम करने के लिए अपना पूरा जीवन बिता दिया और अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचा? अगर आप दे सकते तो आप उन्हें क्या सलाह देते? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक में अमीर डैडी बनने का चौथा सबक या लेसन क्या बताया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने अमीर डैडी बनने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बताए गए नियम पहला और दूसरा नहीं पता है तो हमारे पहले और दूसरे वीडियो को अवश्य देखिए, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो आप इसे खरीद सकते हैं, अमेज़न पर ये उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इस बुक की ऑडियो सुनना चाहते हैं तो ये कुकू एफएम पर उपलब्ध है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।